आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मैं इसी भाव, संरचना और गहराई के साथ एक और कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है कलम की गूंज। शीर्षक कलम की गूंज। भाग 1। पहाड़ों के बीच बसा घर। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नीलगुंज में सुबह की ओस कुछ खास ही चमकती थी। यहाँ की ठंडी हवाओं में देवदार के पेड़ों की खुशबू घुली रहती थी। इस ऊंचाई पर बादल अक्सर घरों की खिड़कियों से अंदर झांकने चले आते थे। इसी गांव में रहता था ईशान। उम्र 16 साल, आंखों में एक चमक और कंधों पर एक पुरानी थैली, जिसमें हमेशा कुछ फटे पन्ने और एक पेंसिल होती थी। ईशान के पिता माधवानंद गांव के डाकिये थे। वे मीलों पैदल चलकर चिट्ठियां पहुंचाते थे। माँ देवकी घर संभालती थीं और रात को दिए की रोशनी में ऊन बुनती थीं। भाग 2। अनसुनी ख्वाहिश। ईशान के पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर शहर के किसी दफ्तर में बाबू बने, ताकि उसे पहाड़ों की चढ़ाई न चढ़नी पड़े। लेकिन ईशान का दिल कहीं और था। उसे चित्रकारी, पेंटिंग और कविताओं का शौक था। वो अक्सर डाकिये पिता के साथ जाता और रास्ते में दिखने वाले झरनों और लोगों के चेहरों को अपनी फटी डायरी में उकेर देता। एक दिन पिता ने उसकी डायरी देखी और कहा, ईशान, इन लकीरों से पेट नहीं भरता। पढ़ाई पर ध्यान दे, ताकि तू कल को चिट्ठियां ढोने के बजाय उन्हें लिखवा सके। ईशान ने डायरी छिपा दी, पर उसके भीतर का कलाकार सहम गया। भाग 3। गुरु का मार्गदर्शन। गांव के मेले में एक चित्रकार आए, माइनस मिस्टर खन्ना। वे रिटायर्ड आर्ट प्रोफेसर थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का पेड़ के नीचे बैठकर कोयले से पत्थर पर कुछ बना रहा है। वे ईशान के पास गए और पूछा, बेटा, ये क्या बना रहे हो? ईशान ने झिझकते हुए कहा, मैं इस पहाड़ की आत्मा को कागज पर उतारना चाहता हूं। खन्ना साहब मुस्कुराए और उसे एक असली कैनवास और रंगों का एक सेट भेंट किया। उन्होंने कहा, दुनिया रंगों को देखती है, पर कलाकार एहसासों को। कभी रुकना मत। भाग 4। मुश्किलों का सैलाब। वक्त बदला और ईशान 12वीं में पहुंच गया। अचानक एक साल भारी बारिश के कारण गांव में भूस्खलन, लैंडस्लाइड हुआ। कई घर तबाह हो गए और ईशान के पिता का पैर जख्मी हो गया। वे अब चलने फिरने में असमर्थ थे। घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। माँ के गहने बिक गए। पिता ने उदास होकर कहा, बेटा, अब तुझे शहर जाकर मजदूरी करनी होगी। हमारी तकदीर में रंग नहीं, पत्थर ढोना लिखा है। ईशान की आंखों में खामोश आंसू थे। उसने अपने रंगों को एक संदूक में बंद कर दिया। भाग 5। शहर की बेरुखी। ईशान दिल्ली आ गया। यहाँ पहाड़ों जैसी शांति नहीं, बल्कि गाड़ियों का शोर था। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोने का काम करने लगा। दिन भर की कड़ी धूप के बाद उसके हाथ कांपने लगते थे। रात को जब सब सो जाते, वो सीमेंट की बोरी के पीछे बैठकर कोयले से दीवारों पर चित्र बनाता। एक रात सुपरवाइजर ने उसे देख लिया और उसे बहुत बुरा भला कहा। उसकी बनाई कलाकृतियों पर पानी डाल दिया गया। ईशान उस रात बहुत रोया। उसे लगा जैसे उसके सपने सीमेंट के नीचे दब गए हैं। भाग 6। उम्मीद की किरण। एक रविवार ईशान एक पुरानी किताब की दुकान के बाहर खड़ा था। वहां उसने एक पोस्टर देखा, माइनस राष्ट्रीय युवा कला प्रतियोगिता। उसकी जेब में मात्र 100 रुपये थे। उसने उन पैसों से खाना खाने के बजाय कुछ बुनियादी रंग और एक कागज खरीदा। उसने पूरी रात जागकर अपनी माँ की एक तस्वीर बनाई, जो दिए की रोशनी में स्वेटर बुन रही थी। उस चित्र में गांव का दुख, माँ की ममता और संघर्ष की पूरी कहानी थी। भाग 7। चमत्कार। ईशान ने वो तस्वीर प्रतियोगिता में भेज दी। कई दिन बीत गए, वो वापस मजदूरी में लग गया। एक सुबह एक बड़ी गाड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर रुकी। प्रतियोगिता के आयोजक उसे ढूंढते हुए आए थे। ईशान की पेंटिंग को प्रथम पुरस्कार मिला था। जज हैरान थे कि एक मजदूर लड़के ने इतनी बारीकी से ममता को कैसे उकेरा। भाग 8। नई शुरुआत। ईशान को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली। उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी। लोग उसे पहाड़ों का जादूगर कहने लगे। वो वापस नीलगुंज पहुंचा। इस बार उसके हाथ में मजदूरी के छाले नहीं, बल्कि सम्मान की ट्रॉफी थी। पिता ने उसे गले लगाया और पहली बार कहा, बेटा, तेरी लकीरों ने तो हमारी तकदीर ही बदल दी। भाग 9। संदेश। ईशान ने गांव में एक कला केंद्र खोला। उसने दुनिया को सिखाया कि हालात इंसान को रोक सकते हैं, पर उसके हुनर को नहीं। सपनों की उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। अंत आज भी जब नीलगुंज में बादल उतरते हैं, तो किसी कोने से ब्रश के चलने की सरसराहट आती है, और पहाड़ों की गोद में एक कलाकार मुस्कुराते हुए अपनी नई दुनिया रचता है।